दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत कई बार बाहरी शक्तियों का गुलाम बन चुका है, लेकिन अगर किसी भारी शक्ति ने भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है या यूं कहें कि लूटा है, तो वो निश्चित तौर पर अंग्रेज ही हैं। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनके लिए भारत पर राज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत के एक विशाल हिस्से पर मुगलों का राज हुआ करता था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कब और कैसे हुई। आखिर यहाँ आने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था, और कौन था वो जिसके जरिए मुसलमानों की संख्या बढ़ी, और क्यों हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। आज जानेंगे कि वो कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने भारत पर अंग्रेजों से भी ज्यादा समय तक राज किया। अगर आप भी भारत के इतिहास से जुड़ी इन रोचक बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई तरह के लोग और कई धर्म निवास करते हैं। हमारा देश अपने आप में एक अजूबा है और यहाँ पर अनेकता में एकता देखने को मिल ही जाती है। वहीं हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या मुस्लिमों की भी है, जो कई सौ साल पहले देश में आए और रहने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि मुगलों ने भारत पर आक्रमण बार बार किया, मगर सफल नहीं होने की वजह से उन्हें निराश होना पड़ा। उसके बाद उन्होंने छल कपट का सहारा लिया, जो सफल रहा। और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है भगवत गीता में कि जो व्यक्ति एक ही काम को बार बार प्रयास करेगा वो कभी निराश नहीं होगा, एक दिन वो जीतेगा जरूर, चाहे वो गलत रास्ता हो या सही। तो ठीक उसी प्रकार मुगलों ने भारत पर बार बार आक्रमण करने के बाद भी जब सफलता नहीं पाई, तब उन्होंने अपनी कूटनीति और छल कपट का सहारा लिया, जिससे भारत में प्रवेश करने का मार्ग उन्हें मिल गया। इतिहास के अनुसार मुगल साम्राज्य के लोग यहाँ व्यापार करने आए थे और यही उनकी सर्वप्रथम कूटनीतिक चाल और छल थी। व्यापार के माध्यम से जहाँ जहाँ भारत के सबसे मूल्य और अधिक कीमती खजाना था, उन्होंने वहीं पर नजर डाली। दोस्तों, मुसलमानों का भारत में आना और इस्लाम का भारत में पनपने की शुरुआत होना साल 711 ईस्वी में हुआ था। और इसी साल की बात है, यानी साल 711 में ही मुसलमान स्पेन में भी दाखिल हो गए थे। दरअसल मुसलमानों के नागरिक और जहाज को कुछ समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था, जिसे छुड़ाने की खातिर वो भारत आए, क्योंकि जिस जगह पर उनके जहाज को बंधक बनाया गया था वो जगह सिंध के राजा दाहिर के राज्य में आती थी। कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास असफल होने के बाद बगदाद के हज्जाज बिन यूसुफ ने 17 साल की उम्र के बिन कासिम को छोटी सेना के साथ राजा दाहिर से युद्ध के लिए भेजा। राजा दाहिर और बिन कासिम के बीच हुए युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को हार का मुंह देखना पड़ा था। बस यहाँ भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। भारत आने वाला सबसे पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जो 694 ईस्वी में सऊदी अरब में पैदा हुआ। 5 साल की उम्र में उसके पिता की मौत हो गई थी, जिस वजह से वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बचपन से ही बड़ा होशियार और चालाक इंसान था। साथ ही वो खूबसूरत भी बहुत था। मोहम्मद बिन कासिम इराक के खलीफा हज्जान बिन यूसुफ का भतीजा था, इसीलिए छोटी सी उम्र यानी कि 17 साल की उम्र में ही वो फौज में भर्ती हो गया और काबिल होनहार सिपाही साबित हुआ। आपको बता दें कि असल कहानी तब शुरू हुई जब राजा दाहिर की दोनों राजकुमारियां सूरज देवी और परमाल देवी ने युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों की सेवा की, लेकिन तभी उन्हें दुश्मनों ने पकड़कर कैद कर लिया। सेना नायक मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी जीत की खुशी में दोनों राजकन्याओं को भेंट के रूप में खलीफा के पास भेज दिया। खलीफा दोनों राजकुमारियों की खूबसूरती पर मोहित हो गया और दोनों कन्याओं को अपने जनान खाने में शामिल होने का हुक्म दिया। लेकिन राजकुमारियों ने अपनी चतुराई से कासिम को सजा दिलाई। लेकिन जब राजकुमारियों के इस धोखे का पता चला तो खलीफा ने दोनों का कत्ल करने का आदेश दिया। तभी दोनों राजकुमारियों ने खंजर निकाला और कहा, एक क्रूर की तलवार से मरने से अच्छा है सिंध के इस रत्न से प्राण त्याग दिया जाए। और इसके बाद दोनों राजकुमारियों ने एक दूसरे के पेट में खंजर घोंप दिया और इस तरह सिंध के अंतिम हिंदू शासक एवं उनके राज परिवार की सभी महिलाओं ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। कहा जाता है कि युद्ध के लिए सिंध के राजा दाहिर ने अपने बेटों और दूसरे राज्यों से मदद मांगी और बिन कासिम से उन्होंने युद्ध किया।
लेकिन बिन कासिम ने सन 713 ईस्वी में जीत हासिल कर ली और कश्मीर से लेकर पंजाब और सिंध तक अपने राज्य को स्थापित कर लिया। उन दिनों बिन कासिम की उम्र केवल 19 वर्ष की थी। तब से लेकर सन 1857 तक यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन होने तक भारत पर उसके साम्राज्य का आधिपत्य रहा था। भारतवासियों के साथ बिन कासिम का व्यवहार काफी न्यायिक रहा था। इसी वजह से यहाँ की जनता उन्हें काफी स्नेह करती थी और जब वो वापस बगदाद लौट रहा था तो भारतवासियों ने नम आंखों से उसे विदा किया था। भारतवासी काफी भाव विभोर हो गए थे। लेकिन कहा जाता है कि वक्त किसी का दोस्त नहीं होता और वो कब मिजाज बदल ले कोई नहीं समझ सकता। अब इस बात का अंदाजा आपको मोहम्मद बिन कासिम के दर्दनाक मौत के बारे में जानकर लग जाएगा। वो इंसान जिसके सामने बड़ी बड़ी फौज हार मान रही थी। कासिम भारत में सैंध पर हमला कर जीत हासिल करके अपना झंडा लहरा चुका था। इतनी कम उम्र में वो मौत के सामने हार मान जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत सिर्फ 20 साल की उम्र में हो गई थी और उसकी मौत कोई हादसा नहीं और ना ही वो किसी लड़ाई में मारा गया, बल्कि उसकी मौत उसके अपने हुक्मरान यानी कि अत्याचार करने की वजह से हुई। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम की मौत के बारे में इतिहासकार कई सारी बातें बताते हैं, लेकिन जो एक बात सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये है कि सन 714 में इराक के खलीफा हिजाज बिन यूसुफ की मौत हो गई थी और उसकी जगह पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक गद्दी पर बैठा। उसने हिजाज बिन यूसुफ के करीबी रिश्तेदारों और सभी को खत्म करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम पुराने खलीफा का खास आदमी था। रिश्ते में मोहम्मद बिन कासिम खलीफा का भतीजा और दामाद भी था। इसीलिए सुलेमान बिन मलिक ने मोहम्मद बिन कासिम को भी भारत से इराक बुला लिया। जैसे मोहम्मद बिन कासिम इराक पहुंचा, उसे फौरन कैद कर लिया गया और कैद में ही इतने जुल्म ढाए गए कि उसकी मौत हो गई। ये तो थी हिंदुस्तान पर पहले कामयाब अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। भारत में काफी लंबे समय तक मुस्लिम शासकों ने शासन किया। पूरी दुनिया में भारत देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या रहती थी। हमेशा से हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ मिलकर रहे। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया और दोनों के दिल में दोनों धर्म के लिए इज्जत और मोहब्बत पहले भी थी और आज भी है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।